हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बीकॉम फाइनल ईयर का इनकम टैक्स करने वाले हैं। स्क्रीन पर आपको जो बुक दिख रहा होगा उसी बुक को हम फॉलो करेंगे। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और आज जो रहेगा वो हमारा थ्योरी रहेगा। उसके बाद जो भी वीडियो आते जाएंगे उसमें सारे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन रहेंगे और इसी बुक पे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगा। और बात करें ये बुक कहाँ चलता है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने भी कॉलेज है उसमें ये बुक को फॉलो किया जाता है। प्लस बिहार यूनिवर्सिटी हो गया या फिर यूपी यूनिवर्सिटी हो गया, तो सारे जितने भी यूनिवर्सिटी हैं इसमें मैक्सिमम में इसी बुक का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो पब्लिशर जो राइटर है उसका नाम है HC मल्होत्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, तो जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हमारे पास एक घर है जिसमें हम रह रहे हैं, उस घर को हम बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। और एक और अलग से घर है जिसको हम किराए पे दिए हैं, वो कहलाता है लेट आउट, किराए पे दिए हैं जिसको। और जो लेट आउट में दिए हुए हैं, जो किराए पे दिए हुए हैं, उससे जो भी इनकम होता है उसी को बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो मान के चलिए मैं 5,000 रुपये में किराए में दिया हूँ किसी घर को और 12 महीने का मेरे पास आता है 5 × 12 60,000 रुपीज़। तो क्या पूरा का पूरा 60,000 रुपये क्या पूरा टैक्सेबल होगा? क्या नहीं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, कुछ डिडक्शन मिलता है। तो उसी सारी चीज़ों को हम समझेंगे। और जो कि हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 22 से लेकर 27 तक के सारी चीज़ों को बताता है। लेकिन मैं आपको पहले थ्योरी उसके बाद प्रैक्टिकल ना करवाते हुए आपको कुछ थ्योरी कुछ प्रैक्टिकल ऐसे आपको करवाते हुए चलूँगा, ताकि मेरे को बताने में भी आसानी होगा और आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में उस थ्योरी को जोड़ूंगा तो आपको समझने में भी ज़्यादा इजी रहेगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि कैसा फॉर्मेट रहता है। तो सबसे पहले आप ऊपर में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखा जाता है। अब ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन होता है, आपको सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम कुछ कैलकुलेशन किए, उसके बाद हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स को माइनस किया जाता है। तो जितना भी मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू है उसमें क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स मतलब कि जो नगर निगम कर रहता है, कोई मकान मालिक रहता है वो हर साल नगर निगम को टैक्स पटाता है, तो उसको माइनस किया जाता है, क्योंकि उसका भी टैक्स थोड़ी निकालेंगे, वो तो नगर निगम को वो पैसा पे कर रहा है, तो उसको माइनस करते हैं। तो जो मान के चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,20,000 आया है, तो इसमें म्युनिसिपल टैक्स 20,000 ले लेते हैं, 20,000 रुपीज़। तो ये माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 1,00,000 रुपए। बात करें म्युनिसिपल टैक्स की, तो ये हमेशा माइनस होता है पेड बेसिस पर। पेड बेसिस सर प्लस ओनर पे करना चाहिए। ओनर का मतलब कि SSC, जो मकान मालिक है वो अगर म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहा है तो यहाँ पर उसको माइनस किया जाएगा। मान के चलिए अगर किरायादार ही म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहा है तो उसको यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको दो चीज़ याद रखना है, पहला ये कि SSC मतलब कि जो ओनर है मकान का, वो अगर म्युनिसिपल टैक्स दे रहा है तो वो माइनस होगा। प्लस दूसरा पेड बेसिस पर होता है। पेड बेसिस मतलब अगर इस साल ये दिया है तो उसको माइनस किया जाएगा। अगर इसी साल वो 5 साल का दे दिया एक साथ एडवांस में, तो पूरा 5 साल का म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर लेंगे। और अगर मान के चलिए वो टैक्स नहीं पे किया है म्युनिसिपल टैक्स, तो यहाँ पर हम नील लिख देंगे उसको। क्लियर है? उसके बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू से माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, तो उसके बाद आता है नेट एनुअल वैल्यू। ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है इसको शॉर्ट में लिखते हैं GAV, और GAV में जैसे ही माइनस होता है म्युनिसिपल टैक्स तो आता है नेट एनुअल वैल्यू, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NAV, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल लिया हूँ, 1,20,000 रुपये ग्रॉस एनुअल वैल्यू था, जिसमें कि म्युनिसिपल टैक्स आया 20,000 रुपये, तो हमारा नेट एनुअल वैल्यू कितना आ रहा है? 1,00,000 रुपये, ठीक। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कुछ डिडक्शन मिलता है। अब असेसिंग ऑफिसर को जो मकान मालिक है वो बोल रहा है कि मैं किराए पे दिया हूँ, ठीक है, मैं 1,20,000 रुपये मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ रहा है, जिसमें 20,000 रुपये म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहा हूँ और 1,00,000 रुपये नेट एनुअल वैल्यू आ रहा है, जिसमें और भी कुछ खर्चे करता है। जैसे कि अगर टाइल्स टूट गया या फिर प्लम्बिंग का काम करवाना है, डेंटिंग पेंटिंग, ये सारी चीज़ों का खर्चा, तो कुछ ना कुछ और खर्चा होता है। तो उसके वजह से डिडक्शन दिया जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, मतलब कि असेसिंग ऑफिसर ये बोलता है कि हम आपका 30% और कम करेंगे।
30% और इसलिए कम करेंगे क्योंकि साल भर में आप कुछ ना कुछ रिपेयर, डेंटिंग, पेंटिंग ये सब आप कराते हो, इस वजह से हम और कम कर देंगे। तो जो 1 लाख रुपए है उसका जो नेट एनुअल वैल्यू रहता है उसका 30% और माइनस हो जाता है। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर 1 लाख रुपए है तो उसका 30% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 30,000 रुपए माइनस हो जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में 2 चीज आता है, पहला तो आपका 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू और दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। हम जैसे बोलते हैं कि जो हम घर किराए पे चढ़ाए हैं, भाड़े पे चढ़ाए हैं, वो घर को हम लोन में लिए हैं और उस लोन का हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उसका भी आप डिडक्शन दीजिए, तो उसका भी डिडक्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर भी इसका कैलकुलेशन होता है, इसको भी निकाला जाता है। जैसे कि GAV निकालते हैं वैसे ही और एक कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मान के चलिए कि 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन ये पे कर रहा है, तो उसका माइनस कर देंगे। तो देखिए 1 लाख नेट एनुअल वैल्यू था, उसमें माइनस हुआ 30,000 और माइनस हुआ 10,000, मतलब 1 लाख में 40,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60,000 रुपीज। यही क्या होगा, टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी होगा। तो हमको हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 ही चीज कैलकुलेशन करना आना चाहिए, तो आपका हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा। पहला तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू और दूसरा आना चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफी छोटा चैप्टर है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। चलिए आइए अब सीखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो देखिए आपके क्वेश्चंस में ये चारों आपको दिए रहा होगा, ये चारों में से हो सकता है कभी कभार 3 दे या कभी 2 दे, कभी या 1 वैल्यू दे दे, तो आपको उससे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है। तो देखिए सीखेंगे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है। तो जो म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी जो रेट डिसाइड करता है उस आसपास एरिया का कितना रेंट होगा, उसको बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, शॉर्ट में लिखते हैं MV। वैसे ही आता है फेयर रेंट, मतलब कि हमारे जैसा घर जो हम किराए पर दिए हैं वैसे ही आसपास लोकेलिटी में उसका रेंट क्या चल रहा है वो कहलाता है फेयर रेंट। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट आता है। तो रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत में जो कॉलोनीज आती हैं या जो एरिया रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत आता है वहां पर स्टैंडर्ड रेंट होता है। और एक्चुअल रेंट जो हम टेनेंट से लेते हैं, टेनेंट मतलब कि किराएदार से जो हम एक्चुअल में जो पैसा ले रहे हैं वो कहलाता है एक्चुअल रेंट। तो देखिए मैं यहाँ पर नंबर लिखा हुआ हूँ आपको समझाने के लिए कि इसके हेल्प से हम कैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाला जा सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करते हैं। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो मोर होगा, दोनों में से जो ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, यहाँ पर है म्युनिसिपल वैल्यू 36,000 रुपीज। फेयर रेंट कितना है, तो ये है 45,000। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको नीचे लिख देंगे, ये आ जाएगा 45,000 रुपीज। इसका आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट से। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट आपको देखना है दोनों में से कौन ज्यादा है। तो ज्यादा कौन सा है, 45,000 रुपीज ज्यादा है, उसको यहां नीचे लिख देंगे। और स्टैंडर्ड रेंट देखिए कितना है, 42,000 रुपीज है। इन दोनों में से जो लेस हो या लोअर हो, इन दोनों में से लेस कौन सा है, तो 42,000 रुपीज लेस है, तो यहां पर लिख देंगे ये 42,000 रुपीज। इन तीनों को जब कंपेयर किया जाता है तब हमारे पास निकलता है ER मतलब कि एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, तो आप ये सीखे हैं कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, तो यहाँ पर 45,000 ज्यादा था। उसके बाद फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, आपका जो ज्यादा आएगा उसको स्टैंडर्ड रेंट से आप कंपेयर करके देखेंगे, उन दोनों में से जो कम होगा वही कहलाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। तो ये निकल गया एक्सपेक्टेड रेंट। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आप GAV निकालने के लिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से जो ज्यादा होगा वही कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट अगर हम देखें तो ये 42,000 रुपीज एक्सपेक्टेड रेंट है, और एक्चुअल रेंट देखें तो यहाँ पर 40,000 रुपीज एक्चुअल रेंट है। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, तो 42,000 है। तो यही क्या हो जाएगा, 42,000 ये हो जाएगा हमारा GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से,
और फिर जो मोर है और स्टैंडर्ड रेंट है, इन दोनों में से जो कम होगा उसी को ही क्या बोला जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट बोला जाएगा। और एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों को कंपेयर किया जाएगा, उन दोनों में से जो ज्यादा होगा वही कहलाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक, और इसी को कैसे लिखा जाता है तो आप बुक में देखेंगे ये ऐसा लिखाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू का GAV, या पहले ऐसा लिखते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज मोर बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। इसका मतलब है इन तीनों वैल्यू में से म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से दोनों में से जो ज्यादा हो लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से कम हो। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से ज्यादा कौन है तो 45,000 है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से कम हो, तो स्टैंडर्ड रेंट से ये कम तो नहीं है फेयर रेंट, इसलिए क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट ही क्या बन जाएगा, हमारा एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। उसके बाद GAV कैसे निकलता है तो GAV एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज मोर। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से जो ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। चलिए और एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 48,000 रुपीज़, फेयर रेंट दिया हुआ है 60,000, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 72,000 और एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 54,000 रुपीज़। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको लिखेंगे। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से ज़्यादा कौन है तो ये 60,000 रुपीज़ ज़्यादा है। ठीक है, उसका हम कंपैरिजन करते हैं किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। तो स्टैंडर्ड रेंट में आप देखिएगा ये आ रहा है 72,000 रुपीज़। तो इन दोनों में से जो क्या होगा, कम होगा। तो इन दोनों में से कम कौन है, 60,000 और 72,000 में, तो 60,000 रुपीज़ कम है। तो 60,000 रुपीज़ ही क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। जो आपके किताब में लिखा रहता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज मोर, मतलब कि इन दोनों में से जो ज़्यादा हो लेकिन नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड रेंट से अगर वो ज़्यादा होता तो स्टैंडर्ड रेंट जो है वही क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेड रेंट बन जाता। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट 72 था और इन दोनों का जो हायर वैल्यू था 60,000 रुपीज़ था। तो हम क्या करेंगे, 60,000 रुपीज़ को एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। अब उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट कितना है तो यहाँ पर 54,000 रुपीज़ है। दोनों में जो ज़्यादा होगा तो 60,000 और 54,000 दोनों में जो ज़्यादा है वही क्या कहलाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो आपका जवाब जो होगा वो होगा 60,000 रुपीज़, जो कि हमारा क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आइए सेकंड को देखते हैं, ये बी को। बी में है म्युनिसिपल वैल्यू 36, फेयर रेंट है 45, स्टैंडर्ड रेंट है 42,000 और एक्चुअल रेंट है 40,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों में फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में दोनों में कौन ज़्यादा है तो ये 45,000 ज़्यादा है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट और मोर दोनों में से जो वैल्यू क्या हो, कम हो। तो इन दोनों को अगर कंपैरिजन करेंगे तो कम कौन सा है, 42,000 है, इसीलिए 42,000 ही क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से जो ज़्यादा हो, तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में कौन ज़्यादा है, 42,000 रुपीज़। तो यहाँ पर 42,000 रुपीज़ जो है वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। आइए ये थर्ड वाले में करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 75,000 और फेयर रेंट दिया है 80,000 रुपीज़ और स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है। जिस क्वेश्चन में भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं देता है इसका मतलब कि वो एरिया जो है रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत नहीं आता, और नहीं आता मतलब कि वहां पर स्टैंडर्ड रेंट कुछ नहीं रहेगा। तो आप क्या करेंगे, तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इसको आप म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों को आप देखेंगे, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, तो इन दोनों में से ज्यादा है 80,000 रुपीज़। यही आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा, क्योंकि इसको हम कहाँ कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट से, और स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं है, इसीलिए ये एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा 80,000 रुपीज़। और 80,000 और 90,000 दोनों को हम देखेंगे, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, तो एक्चुअल रेंट ज्यादा है 90,000 रुपीज़, इस वजह से हमारा जो GAV हो जाएगा वो हो जाएगा 90,000 रुपीज़। ये हो जाएगा GAV 90,000 रुपीज़।
तो आई होप आज के वीडियो में आप समझ गए होंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2।